नमस्कार, सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बढ़ती बॉन्ड यील्ड और ग्रीस की चिंता को अमेरिकी बाजारों ने किया दरकिनार। डाउ और S&P पहुंचे नए शिखर पर। नैस्डैक में भी आधे % से ज्यादा की बढ़त। अमेरिका से शानदार संकेतों के चलते एशिया में भी दिखी रौनक। करीब आधे % की तेजी के साथ जापान का बाजार 3 हफ्ते की ऊंचाई पर, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी में 23 पॉइंट्स की गिरावट। और गोल्डमैन सैक्स ने घटाया ब्रेंट क्रूड का अनुमान। 2016 से 2019 के बीच कीमतें $60 से $65 तक रहने का अनुमान। 2020 तक $55 तक फिसल सकता है कच्चा तेल। आ जाएंगे टाटा पावर के नतीजे। Q4 में घाटे से मुनाफे में आने की उम्मीद। बिक्री में भी हो सकती है 4% की बढ़त। एक साल पूरे होने पर सरकार का मेगा प्लान। 22 मई से 10 जून तक सरकार के बड़े मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आज दक्षिण कोरिया में इंडस्ट्री से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दौरे के दूसरे दिन एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में भी होंगे शामिल। कल भारतीय बाजारों में एक शानदार बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स ट्रिपल सेंचुरी लगाकर 360 पॉइंट से ज्यादा उछलकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी हमने देखा शतक लगाई इसने और 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। आज ग्लोबल पिक्चर भी अच्छी खासी मजबूत है। यहां से कितना बड़ा क्यू भारतीय बाजारों को मिलेगा, उस पर एक चेक लेंगे आशीष वर्मा के साथ। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस पुल बैक में, मार्केट्स एडिटर अनिल सिंह भी बताएंगे। इसके अलावा टाटा पावर के नतीजों में क्या उम्मीद की जाए, पूजा त्रिपाठी से समझेंगे। और दूसरे कौन से स्टॉक से न्यूज है, ये भी जानेंगे हमारे रिसर्च टीम के साथ। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की तस्वीर जो काफी चुस्ती भरी दिख रही है। आशीष, अच्छी शुरुआत। बिल्कुल, आज ग्लोबल मार्केट इनफैक्ट हरे निशान के साथ आपको नजर आएंगे। अमेरिकन मार्केट ही देख लीजिए, 1/4 से 2/3% के आसपास की बढ़त के साथ वहां के मार्केट्स क्लोज होते हुए नजर आए। हालांकि एक कमजोर ओपनिंग हुई थी अमेरिकन मार्केट्स में, पर दिन के दौरान एक स्ट्रांग बिल्टअप और ऑलमोस्ट हायर लेवल्स पे क्लोज हुआ। इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा S&P तो लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, कल फिर से रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आया। डाउ ने भी इनफैक्ट कल रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो अमेरिकन मार्केट रिकॉर्ड हाईज पे इस समय ट्रेड करता हुआ। और इंटरेस्टिंगली जैसे अपने हेडलाइन में मेंशन करा, ग्रीस की चिंताओं को दरकिनार करता हुआ बॉन्ड यील्ड्स में एक बार फिर से बढ़त देखने को मिल रही है। उसको दरकिनार करते हुए अमेरिकन मार्केट्स में मजबूती आई है। काफी सारे लोग मान रहे हैं जिस तरह से इक्विटी मार्केट में मोमेंटम अब पिकअप हो रहा है। जो लोग साइडलाइंस में थे वो भी अब इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट अब एक रोटेशन शायद वापस प्ले अप हो रहा है। बीच में बॉन्ड मार्केट से अब वापस इक्विटी मार्केट पे लोगों का फोकस बढ़ रहा है और कोई इस टाइम पे कहा जा रहा है इक्विटी मार्केट से रैली मिस आउट नहीं करना चाहता। लेकिन कल मजबूती की क्या कारण थे इन नेगेटिव्स के बावजूद, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अब माउंट हो रही है कि शायद फेड अच्छा खासा डविश होता हुआ नजर आएगा और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो बाजार के सेंटिमेंट्स में मदद कर रहे हैं। कल शिकागो फेड प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आए जिन्होंने कहा जून में अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो ब्याज दरें बढ़ेंगी। लेकिन उनकी स्पीच से ये आर्गुमेंट निकल रहा है कि शायद अर्ली 2016 में ही ब्याज दरें आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी और वहीं से मोमेंटम आया इक्विटी मार्केट्स में। वैसे भी ध्यान रखें Q2 में अब तक अमेरिका में जो डेटा आए हैं बेहद कमजोर हैं। यूरोपियन मार्केट में नजर डालिए, वहां पे एक वोलेटाइल सेशन था। कुछ समय लाल निशान के साथ वो मार्केट्स कामकाज कर रहे थे, लेकिन वहां पे भी हमने देखा लोअर लेवल से एक रिकवरी आती है। और एक जर्मनी का मार्केट डैक्स यानी एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मर था वहां पर। यहां पे भी ध्यान रखें कैश ट्रैप जो ग्रीस है उसकी दिक्कतों को लेकर दबाव था, लेकिन खबरें आई कि शायद ग्रीस के साथ जो निगोशिएशंस चल रहे हैं उसमें ग्रीस पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव उन टॉक्स में साउंड कर रहा है। और उसके बाद ग्रीस के मार्केट तमाम फेरीफेरी में यूरोपियन मार्केट में मजबूती आती हुई नजर आई। जर्मनी में आउट परफॉर्मेंस इतना तगड़ा क्यों था, वहां पे ध्यान रखें फोक्सवैगन के जो शेयर्स थे उनमें तगड़े अपसाइड से, इसीलिए यहां पे एक स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस था। एशियन मार्केट की तरफ रुक करिए, वहां पे हमने देखा निकेई 3 हफ्तों के हाईज के आसपास आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बाकी एशियन मार्केट्स म्यूटेड है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद एक थोड़ी सी सुस्त कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई नजर आए। 1/4% के आसपास के दबाव के इंडिकेशन इस समय। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। 8353 के आसपास शुरुआत एसजेएक्स निफ्टी दिखा सकता है। अनिल सिंह भी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, गुड मॉर्निंग। इंटरनेशनल क्यूज एकदम अच्छे खासे तेजी वाले दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप डेटा पॉइंट्स को पर नजर डालें तो एफआईआईज ने कल कैश में बिकवाली की है, उसके बावजूद हमने देखा एक बहुत स्ट्रांग मूव सेशन में।
बिल्कुल। और कल की जो अच्छी मूव आई हर्षदा, उसके पीछे ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग का कंट्रीब्यूशन रहा है और यही वजह कि शायद आप एसजीएक्स निफ्टी को ग्लोबल क्यूज पर बहुत ज्यादा रिएक्शन देते हुए नजर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि फिर से बिकवाली का आंकड़ा है। वायदा कारोबार के आंकड़े भी उतने दमदार नहीं जितने शायद आप कल की तेजी में देखना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद एक बात तो साफ है और वो ये कि बाजार का बेस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है। उस लिहाज से अगर आज कमजोर शुरुआत हो भी तब भी आज के लिए 8,300 का लेवल काफी अहम होगा और मुझे नहीं लगता कि बाजार उसे तोड़ने की जल्दबाजी में होगा, वहां पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। कल के सेशन में पुट में 12-13 लाख शेयर वहां पर जुड़ते हुए नजर आए, तो वो अब एक बड़े सपोर्ट के तौर पर सामने आता हुआ दिखेगा और इवेंचुअली इस पुल बैक में बाजार 8,450 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। तो आज के लिए ट्रेडिंग रेंज शायद 8,300 से लेकर 8,450 की रेंज में रहे, लेकिन ओवरऑल एक कमजोर शुरुआत होती है तो शायद आप लोअर लेवल से बाजार में एक रिकवरी आते हुए देख सकते हैं। तो मूड माहौल अभी भी पॉजिटिव है, सेंटीमेंट अच्छा है और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मुझे लगता है अभी भी एक अच्छी मजबूती बरकरार रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट का तेजी का एक्शन शायद बरकरार रहे। शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। तो ब्रॉडर मार्केट में वो तेजी की का सिलसिला बरकरार रहेगा, ये उम्मीद डेफिनेटली है। टेक्निकल सेटअप इस मार्केट का क्या बदला है कल की तेजी के बाद, और आज ऑफकोर्स जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हरकत दिखी है उसका कितनी मदद मिलेगी। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे साथ लाइन पर है। समित, गुड मॉर्निंग। कल रौनक थी मार्केट्स में और आज भी देखिए S&P हाइस पर ट्रेड करता हुआ, निक्केई 3 वीक हाई पर। गुड मॉर्निंग हर्षद। देखिए अगर निफ्टी की बात करें तो ये थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है उसका मूव टुवर्ड्स 8400 8420, बट हम 8450 के आसपास निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हैं। और अगर हम डायरेक्शनली देखें तो हायर डिग्री चार्ट अभी भी निगेटिव है, तो जो लो लेवल्स पे हम स्लाइटली बाउंस के लिए प्ले आउट करें तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा कॉशियस स्टांस लेंगे और ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग यहाँ पे नहीं ट्रेड करेंगे। इनफैक्ट अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पे हम थोड़ी पोजीशन यहाँ पे लाइटन अप करने की भी सलाह दे रहे हैं और हायर लेवल्स पे प्रॉब्ली निफ्टी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो हमारा भी यही होगा कि अगर डायरेक्शनली कोई दिखता है तो निफ्टी में हाई लेवल पे सेलिंग करके भी चल सकते हैं, तो इसलिए हमारे निफ्टी में बाउंस पे सेलिंग की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 8470 और इमीडिएट टारगेट होगा 8340 का। अगर स्टॉक्स की बात करें तो फिलहाल ये जो 8420 8430 तक बाउंस आ सकता है, उसमें एक कोटक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, तो उसमें बाय की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1340 और टारगेट होगा 1385। और अपोलो हॉस्पिटल में हमारी शॉर्ट करने की सलाह होगी एट हायर लेवल, स्टॉप लॉस होगा 1300 और टारगेट होगा 1250। शुक्रिया समित इस जानकारी के लिए। तो ये फिलहाल स्टॉक्स में आज आप एक एक्शनेबल ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन निफ्टी पर गौर करें 8340 तक फिर से फिसलने की संभावना यहाँ पर समित को दिख रही है। टाटा पावर स्टॉक रेडार पर रहेगा जिसके नंबर्स आ जाने वाले हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जाए, मार्केट क्या उम्मीद लगाकर बैठा है। पूजा हमारे साथ मौजूद है। पूजा बताइए, बेहतर तिमाही रहेगी टाटा पावर के लिए? जी, टाटा पावर में सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सीईआरसी ने जो टैरिफ हाइक ग्रांट किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, जिसमें कि अभी अप्रैल में इसकी सुनवाई होगी। तो यहाँ पर मुद्रा यूएमपीपी के द्वारा जो टैरिफ हाइक लिया जाएगा उसका असर इस बार रेवेन्यू बुक में फैक्टर इन नहीं किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल नतीजों की बात करें तो बिक्री में हमारा अनुमान है कि 4% की बढ़त देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स कंपनी के फ्लैट ही रहेंगे। कोल के दाम में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से रियलाइजेशन में असर इस तिमाही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रेवेन्यू के फ्रंट पर अगर बात करें तो ये सस्टेन रहेंगे, क्योंकि जो पीएलएफ है उसमें हमारा अनुमान है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार 75% की बढ़त देखने की उम्मीद है। बाकी जो रेगुलेटेड बिजनेस है वहां पर एक स्टेडी अर्निंग्स देखने को मिल सकती है, लेकिन मुद्रा के फ्रंट पर लॉस अभी भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि कंसोलिडेटेड अर्निंग्स थोड़ी बहुत इफेक्ट हो सकती है। मुनाफे के फ्रंट पर हमारा अनुमान है कि पिछले बार के नुकसान के सामने इस बार कंपनी करीब 135 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है। चलिए, तो ये फिलहाल टाटा पावर के नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, लेकिन आज दूसरे कौन से शेयर रेडार पर रहेंगे पूजा? जी, बाकी स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले एफआईपीबी के बीट के बारे में बता दूं तो 28 मई को एफआईपीबी की बैठक होगी, जिसमें करीब 48 एफडीआई प्रपोजल पर चर्चा की जाएगी, जिसमें कि टोरेंट फार्मा, स्ट्राइड्स आइकोलैब, रोज इंटरनेशनल और बायोकैन के जो सिंजन आर्म है उसके एफडीआई प्रपोजल पर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा सुजोर एनर्जी का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ तेलंगाना में 98 मेगावाट प्रोजेक्ट सप्लाई करने के लिए कंपनी ने माइत्रा एनर्जी के साथ माइत्रा
एनर्जी से कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है, तो ये एक काउंटर आज आपके रडार पर होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय एयरटेल का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ऑर्जर वायरलेस को करीब 150 करोड़ में खरीद सकती है। यहाँ पर रिलायंस जियो के आने से पहले कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि वो 4G सर्विसेज कंपनी लॉन्च करेगी, उसके आने के पहले वो कंपनी अपनी इनफ कैपेसिटी यहाँ पर लेकर आना चाहती है। इस वजह से कंपनी ये स्ट्रैटेजी बना रही है कि ये कंपनी ऑर्जर वायरलेस को 150 करोड़ में खरीदने का मन बना सकती है। कुछ नतीजों की बात करें तो HSIL का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। टॉप लाइन में पिछले तिमाही के मुकाबले इस बार थोड़ी स्लो ग्रोथ मिली है, लेकिन मार्जिन्स यहाँ पर कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट में कमी देखने को मिली और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से टोटल इनकम नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़त इस बार देखने को मिली है। मार्जिन फ्रंट पे भी काफी अच्छे नंबर्स पोस्ट की कंपनी में, लेकिन टोटल इनकम में 11% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा MM फोर्जिंग्स के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी ने काफी अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं रेवेन्यू के फ्रंट पर, लेकिन अगर यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस इतने बड़े हुए नहीं होते तो मार्जिन्स और भी अच्छे दिखाई देते कंपनी के, लेकिन कुल मिलाकर काफी अच्छे नतीजे पोस्ट किए। टोटल इनकम में 17% की बढ़त और नेट प्रॉफिट में करीब 40% से ज्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और आखिर में बात करते हैं फंड एक्शन की। बलरामपुर चीनी यहाँ पर JP मॉर्गन ने कंपनी के करीब 2.5 लाख शेयर्स 43 रुपीज प्रति शेयर पर बेचे। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये तमाम स्टॉक्स आज रडार पर रहेंगे। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे चेक का कमोडिटी मार्केट का गोल्डमैन ने क्रूड का जो आउटलुक है वो घटाया है। उनका मानना है कि 2020 तक $55 तक भाव दिखेंगे। अपडेट लेकर आएंगे इसी पर, और आज की क्या ट्रेडेबल स्ट्रैटेजी रहेगी कच्चे तेल पे और बाकी कमोडिटीज में, इसका भी जायजा लेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी CNBC आवाज पर। करेंसी और कमोडिटी मार्केट का चेक लेंगे और सबसे पहले रडार पर लेकर आएंगे आपके लिए कच्चा तेल। गोल्डमैन सैक्स, एक जानी मानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, उसने कहा है कि भाव जो है वो फिसलते हुए दिखाई देंगे। गोल्डमैन का कहना है कि 2019 तक 60 से 65 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसी दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई देगा कच्चा तेल, और 2020 के आगे $55 तक के फिसलने की संभावना है। तो ये इनफैक्ट एक नेगेटिव माहौल पैदा करेगा। आप देखिए नाइमेक्स पर पिछले कुछ दिनों में एक हरकत आने के बाद भाव फिर से $60 के नीचे फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। और ब्रेंट क्रूड भी आपके लिए हाजिर करेंगे, वहां पर स्थिति कैसी है। 66 के आसपास टिकी है ये फिलहाल कमोडिटी आज के लिए। यहां से आगे क्या आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आज क्या मूव रहेगा, हमारे साथ है डेस्टिनी सिक्योरिटीज के मनीष शर्मा। मनीष, गुड मॉर्निंग। गोल्डमैन ने एक अग्रेसिव आउटलुक कट किया है। उनका मानना है यहाँ पर ओवर सप्लाई रहेगी और इसीलिए आगे जाकर भावों पर दबाव देखने को मिलेगा। 60 से 65 2019 तक, और 2020 के बाद वो कह रहे हैं, ऑफकोर्स ये बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है, 55 के नीचे भाव जा सकते हैं। इसका कुछ इम्पैक्ट आज ट्रेड में दिखेगा? जी, हम देखें तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमने ऑलरेडी कुछ करेक्शन देख चुके हैं क्रूड ऑयल में, और अभी भी अगर आप चार्ट देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम ट्रेंड तो ऊपर का ही है, और अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है यहाँ पर टेम्पररी एक बार हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है, करेक्शन देखने को मिल सकता है। उस करेक्शन को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। लेकिन किस लेवल्स तक जाएंगे भाव, क्या ट्रेड रहेगा आज का? जी, 3700 3750 के आसपास मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन काम करेगा, और ऊपर में 4000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस अकॉर्डिंगली लेवल्स के हिसाब से बाय करना चाहिए। इसके अलावा कौन सी कमोडिटीज है आपके रेडार पर आज, जहां पर आपको लग रहा है ट्रेड करके पैसा कमाया जा सकता है? जी, मैं एक लेड में बाय करने की सलाह दूंगा। काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है। हमने पिछले हफ्ते में 12-13 रुपए का करेक्शन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है। 123.50 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय करने की सलाह दूंगा 128 के टारगेट के लिए, और एक नेचुरल गैस में बाय करने की सलाह दूंगा 185 के ऊपर। काफी एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। इसमें एक काफी अच्छा चार्ट पे पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। 187 के स्टॉप लॉस से मैं नेचुरल गैस बाय करने की सलाह दूंगा, और 198 के टारगेट होंगे इसमें। और सोना, क्या वहां पर आपको लग रहा है खरीदारी आएगी? क्योंकि आप देखिए बॉन्ड मार्केट से हटकर अब फिर से इक्विटी में मार्केट फ्लो हो, पैसा फ्लो हो रहा है यूएस में। क्या गोल्ड से भी पैसा निकलेगा? जी, गोल्ड सिल्वर में देखें तो मोमेंटम तो ऑलरेडी अच्छा बना हुआ है। गोल्ड में हम 1200 के ऊपर काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सस्टेन कर रहे हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था।
यहाँ से हो सकता है हमें थोड़ी बहुत करेक्शन, मामूली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सके, बट अभी भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है और गोल्ड में 1250 तक के कॉमर्स पे आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 28,000 के टारगेट आप एमसीएक्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आप मनीष इस जानकारी के लिए। है फिलहाल राय उनकी ओर से लेड में खरीदारी की पोजीशन और ऑफ कोर्स गोल्ड में भी आज थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। 28,000 के लिए ये प्ले जारी रह सकता है। लेकिन मोदी सरकार अपने 1 साल के कामकाज को अब जनता तक पहुंचाने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार के मंत्रियों की 22 मई से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू होने वाला है। 22 मई से 10 जून तक सभी बड़े मंत्री दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपाली नंदा। जी, सूत्रों से जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1 साल पूरा होने के मौके पर सरकार की तरफ से एक बुकलेट लॉन्च की जाएगी और इस बुकलेट का नाम संवाद रखा जाएगा। इस बुकलेट के जरिए सरकार की कोशिश रही रहेगी कि बीते साल में जो भी बड़ी उपलब्धियां हैं उसको आम जनता तक पहुंचाया जाए। खासतौर पर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उस मोर्चे पर सरकार ने पिछले 1 साल में क्या कदम उठाए हैं और आगे की किस तरह की योजना है, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। खासतौर पर अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें या मुद्रा बैंक की बात करें, इन सब चीजों से किस तरह से गरीबों और किसानों को फायदा मिलेगा, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। और ये जो संदेश है ये पूरे देश भर में गरीब जनता तक पहुंचाया जाए, गरीबों तक पहुंचाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के दिग्गज मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला 22 मई से शुरू होकर 10 जून तक रहेगा। 22 मई को दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बताएंगे कि पिछले 1 साल में फाइनेंशियल इंक्लूजन मोर्चे पर सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं। और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल जैसे मंत्री दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी नितिन गडकरी, मुख्तार अब्बास नकवी, अनंत कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेता गांव-गांव जाकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मोदी सरकार की पिछले 1 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। अपनी जो योजनाएं हैं और जो भी पिछले 1 साल में जो बड़ी उपलब्धियां रही हैं उन्हें देश के हर कोने में अच्छे तरीके से पहुंचाए जाने को लेकर। वहीं सरकार की 100 स्मार्ट सिटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए उत्साहित दिख रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की आईटी कंपनी AAM अगले 5 सालों में 120 करोड़ रुपए का निवेश स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 3D मैपिंग में करेगी। इससे पहले चाइना की आईटी कंपनी स्टीन भी स्मार्ट सिटीज में 600 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान पहले कर चुकी है। AAM सिंगापुर, सिडनी और हांगकांग में अपनी सर्विसेज दे चुकी है और कंपनी के ग्लोबल CEO मार्क फ्रीबर्न का कहना है कि भारत में निवेश के लिए काफी मौके हैं। India has financial viability. It has a program in front of it, programs such as the NRLMP, programs that will come up around some floodplain mapping projects that are available coming up at the moment, and also its highway projects. So there is a huge marketplace to be serviced here. Clearly we're looking for a return on our investment, but most of all we're looking to build our environment here and to service India. और आज प्रधानमंत्री का दक्षिण कोरिया के दौरे का आखिरी दिन है। क्या है आज पीएम मोदी का कार्यक्रम, बताएंगे आपको बुलेटिन में आगे। ब्रिक्स बैंक का प्रेसिडेंट बनाए जाने के बाद केवी कामत ने दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। वित्त मंत्री से बैठक के बाद कामत ने कहा कि सरकार ने उन्हें जो सम्मान दिया है उससे वो खुश हैं और जल्द ही शंघाई जाकर ब्रिक्स बैंक बनाने की तैयारी का जायजा लेंगे। Firstly, I am very happy at this honor that the government has bestowed. I am humbled in a way, and look forward to this nomination going forward. So I'll make a trip to Shanghai, and then we will set a date in due course. And so, what kind of role do you think the BRICS Bank will play? I think the role is exactly as was articulated. It is a multilateral development bank, but as I said, let me go and let me understand the situation better, and then we will talk.
और आपको बता दें, ब्रिक्स बैंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, खासतौर से एशियन नेशंस के लिए। इसकी तुलना की गई है वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स के सामने, और साथ ही साथ इसका कॉर्पस रहेगा $50 बिलियन का, और इसकी अध्यक्ष बने हैं KV कामत। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए और ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी फंडिंग के लिहाज से। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण कोरिया दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज सुबह PM मोदी एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद वो पहली बार होने जा रहे दक्षिण कोरिया भारत CEO कॉन्फ्रेंस में भी भाग लेंगे। CEO कॉन्फ्रेंस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। दिन में प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनियों के मुख्यालय भी जाएंगे। दोपहर 2 बजे वो दक्षिण कोरिया से भारत के लिए रवाना होंगे। और मोदी सरकार को सत्ता में आए 1 साल हो रहे हैं। अच्छे दिनों के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार बाजार की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है और पिछले 1 साल में सेंसेक्स और रुपए की चाल कैसी रही है, ये बता रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या। 16 मई 2014 को बनी नई सरकार, यानी चुनाव जीत गए और ऐसा बहुमत मिला जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। लोग सोच रहे थे कोएलिशन बनेगी, जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, और जाहिर है कि जब इतनी मजबूत सरकार बनी तो बाजार बहुत खुश हुआ। 24,000 का लेवल सेंसेक्स किया, नया रिकॉर्ड लेवल यहां पर इनफैक्ट बनता हुआ नजर आया। दुनिया भर के निवेशकों को लगा कि इंडिया से अच्छा तो निवेश करने का कहीं और मौका ही नहीं है, तो इतने डॉलर आए। दरअसल एग्जिट पोल देख के ही डॉलर आने लगे थे, तो लगातार मजबूती और रुपया आ गया 58.5 के लेवल पे। जी हां, वो रुपया जो साल भर पहले 70 के नीचे जाने का डर दिखा रहा था, वो 58.5 रुपए पर आ गया नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही। और इसके बाद उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरती है, इस पर लोगों की नजर पड़ी तो जुलाई में आया बजट। और जुलाई का बजट आते आते हालांकि 24,000 वाला जो सेंसेक्स है वो बढ़कर 26,000 पे आ गया। लोगों को काफी उम्मीदें थी, बजट में कुछ खास निकला नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि एक दूरंदेशी तो है, लंबी योजना है, तो खरीदारी शेयर बाजार में तो जारी रही। लेकिन हां, रुपया कमजोर होता रहा और 58.5 वाला रुपया गिरकर 60 के आसपास आता हुआ नजर आया। लेकिन मोदी मैजिक जारी था, बाजार में निवेश चलता रहा, इकोनॉमी रफ्तार पकड़ेगी, ये उम्मीदें लगातार बरकरार रही। और नया साल शुरू होते होते यानी दिसंबर 2014 जनवरी 2015 तक आते आते सेंसेक्स बढ़कर पहुंच गया 28,000 के लेवल पर। हालांकि रुपए में कमजोरी देखने को मिली। जनवरी के पहले हफ्ते में रुपया जो 58.5 से शुरू हुआ था मोदी सरकार बनने के साथ, वो आ गया 63.5 के लेवल पर, क्योंकि रुपए पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस कुछ हमारे फेवर में नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद जनवरी में बारी आई RBI की। RBI ने पहली बार रेट कट किया और इस रेट कट के साथ ही सेंसेक्स हो गया 30,000। सेंसेक्स में नए रिकॉर्ड लेवल्स बनते हुए नजर आए और रुपया भी जो कमजोर हो चुका था वो 63.5 से बढ़कर के 61.5 के लेवल के आसपास तक रिकवर होता हुआ जरूर नजर आया। थोड़ी रिकवरी हमने रुपए में भी आते हुए देखी। लेकिन इसके बाद लोग कहने लगे बजट आ गया, RBI का रेट कट हो गया, अब आगे क्या, आगे और ऊपर जाने की क्या वजह है? तो कोई वजह नहीं मिल रही थी, लेकिन सरकार ने नीचे जाने की वजह दे दी। सरकार ने जहां नए बजट में ये कहा कि FIIs के ऊपर अब मैट नहीं लगेगा, लेकिन पिछले सालों के मैट के नोटिस जारी कर दिए और अप्रैल आते आते वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि ये नोटिस तो वापस नहीं लिए जाएंगे। तो नतीजा 30,000 वाला सेंसेक्स हो गया 26.5 और रुपया हो गया 64, 20 महीनों के लोस पर। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे स्टॉक 2020 में 20 ऐसे बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जिससे आपको मिलेगा फायदा आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान। तो बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। चल लौटेंगे।